वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट विद अस। द एक्सपर्ट इज Mrs. Nivedita Chakraborty. She is working as a special educator in Vasant Valley School. तो ये आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के टॉपिक के बारे में हमें बताएंगे डिटेल में इन्फॉर्मेशंस। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरह के डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। मैं अपने व्यूअर्स को फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आप ये सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें और हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं अपने किसी भी जानकारी के लिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, तो आइए हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम मैम। जैसे कि हमने बात की कि आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। सो द टॉपिक इटसेल्फ सेज कि हम हियरिंग लॉस के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हियरिंग लॉस, और इन अदर टर्म वी यूज द वर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। Hearing impairment and hearing loss are one and the same thing. To start with, let us start with the definition as to अगर हम एक बोली चाली भाषा में बात करें तो hearing loss मतलब कम सुन पाना या ना सुन पाना। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वी डिफाइन हियरिंग लॉस एज द लॉस ऑफ 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. कोई भी बच्चा या पर्सन या चाइल्ड who cannot hear more than 60 decibel of sound which he cannot hear in the better ear, and this should be in the conversational range of frequencies, मतलब बोलचाल वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अगर वो 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुन पाता है so we label him as hearing impaired. ये जैसे कि आपने बताया कि फ्रीक्वेंसीज का आपने एक्सप्लेन किया। फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली जो हमारी सुटेबल होती है वो क्या 60 डेसिबल जैसे आपने बताया कि लॉस हो जाए, मतलब कॉन्वर्सेशनल रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज है जी, तो उसमें अगर 60 कॉन्वर्सेशनल रेंज की फ्रीक्वेंसीज में अगर 60 डेसिबल से ज्यादा वो नहीं सुन पाता है ओके तो हम उसे हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे। वैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज पर नॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कोई मिड फ्रीक्वेंसीज में होती है, कोई हाई फ्रीक्वेंसीज में होती है जी, और कोई लो फ्रीक्वेंसीज में होती है। हम जो बातचीत करते हैं उसके जो डिफरेंट साउंड्स है दे फॉल इनटू वेरियस फ्रीक्वेंसीज। सो इन दैट कॉन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में हम ये नहीं कहेंगे कि जब हम डिफाइन करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट को तो वी विल नॉट सी कि वो ट्रेन की आवाज सुन पाता है या नहीं। बेसिकली वी डिफाइन इट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो वो कॉन्वर्सेशनल रेंज में 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज वो सुन पाता है या नहीं। अगर वो नहीं सुन पाता है, वो भी उसके बेहतर कान में, तो हम उसे कहेंगे ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर जब बातचीत करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। तो उसमें अगर लॉस होता है जैसे आपने बताया 60 डेसिबल्स से ज्यादा अगर लॉस उनको सुनने में, उन फ्रीक्वेंसीज को, उन साउंड्स को सुनने में जी, अगर वो 60 डेसिबल से ज्यादा की साउंड वो नहीं सुन पाता है तब हम उसे हियरिंग इम्पेयर्ड इन द बेटर ईयर, बेहतर कान में जी। ओके, नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग लॉस। देखा जाए तो हियरिंग इम्पेयरमेंट को हिडन डिसेबिलिटी कहा गया है जी। जैसे कि दूसरे डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, या जो भी आप डिफरेंट डिसेबिलिटीज देखें उनको आप देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ इस इंसान को या इस बच्चे को ये इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है। बट हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हम देखकर सामान्य रूप पर आप समझ नहीं सकते हैं कि इस बच्चे को या ये पर्सन हियरिंग इम्पेयर्ड है जी। It is only with minute observation or when the child or when the person starts speaking, जब वो हमसे बातचीत करना शुरू करता है या क्लासरूम सिचुएशन में जब हम उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस देखते हैं,
then we come to know that the child is hearing impaired or the person is hearing impaired. So that is why we say that hearing impairment is a hidden disability. So therefore जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ऐसे सामान्य तौर पर देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, इसीलिए इसको हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं. सो टू understand the characteristics or to note the characteristics of hearing impairment, we must do a minute observation, or until unless you start a conversation with a child or with a person, you will not be able to know that he has a hearing impairment. So जब हम characteristics की बात करते हैं, that is why we study the characteristics in different aspects. बहुत सारे बच्चे उसके ग्रोथ के या उसके जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उन सब में हम देखते हैं कि देयर आर सम और द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स which reflect that the person is suffering from hearing impairment. So let us have a look at the characteristics. As you can see, the characteristics of hearing loss are, we can see it in various aspects like behavioral, literacy related characteristics, psychological related characteristics, speech characteristics, language characteristics and communication characteristics. These are the various aspects on which we will study one by one. We'll see all the aspects कि उसमें कौन कौन सी characteristics हम देख सकते हैं. इसका मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल को हियरिंग लॉस होता है तो इसके डिफरेंट एरियाज में इफेक्ट करता है वो. बिल्कुल. और हियरिंग लॉस अगर हम डायग्नोस करते हैं, मतलब किसी भी बच्चे या बड़े को हियरिंग लॉस हुआ है, तो किस फैक्टर पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ है या हियरिंग लॉस हुआ है? किस फैक्टर में, मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि द पर्सन हैज हियरिंग इम्पेयरमेंट. नॉर्मली जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में कुछ पेरेंट्स हैं, जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशंस की हमारे पेरेंट्स को पता हो कि उनको स्टार्टिंग में एक अर्ली इंटरवेंशन जैसे हम बोलते हैं, तो उसके टर्म्स में उनको पता चले कि अगर ये बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उनको कैसे पता चलेगा कि अगर अपने बच्चे की तरफ देखें तो? देखिए, जो स्पीच के माइलस्टोन्स है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है देन ही अटेन्स सम ऑफ द माइलस्टोन्स. जैसे कि शुरुआत 6 महीने पे द चाइल्ड स्टार्ट्स बैबलिंग और कूइंग. दोज आर द फर्स्ट साइंस व्हेन अ पेरेंट कम्स टू नो दैट द चाइल्ड इज स्पीकिंग. जनरली होता क्या है, द चाइल्ड विच इज हियरिंग इम्पेयर्ड, हम उसे कहते हैं कि वो बोल नहीं सकता है. अब वो बोल क्यों नहीं सकता है? बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग. तो शुरू के माइलस्टोन्स को अचीव करने में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, ही ऑल्सो बैबल्स लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड डज. लेकिन उसके बाद चूंकि he does not get any reinforcement for that, he does not hear anything, that is why he stops doing that. जी. तो फर्दर उसके जितने भी माइलस्टोन्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, या तो गैप हो जाता है या ही इज नॉट एबल टू अचीव दैट. तो शुरुआत में पेरेंट्स के लिए इंटरवेंशन के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर डिटेक्शन करना हो कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं, तो यू कैन सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स लाइक कोई अगर आप जोर की आवाज हुई घर में, या थाली बजाया गया, कुछ बजाया गया, तो वो चाइल्ड जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो हम आईज हैं ना, हमारी आंखें उस साउंड की तरफ हम लोकेट करते हैं उस साउंड को. तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे क्या है, या तो वो स्टार्टल नहीं होंगे उस साउंड को सुनकर, या फिर उस साउंड की तरफ वो मूव नहीं करेंगे या उस तरफ लोकलाइज नहीं होंगे. मतलब बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है साउंड की तरफ. या तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन नोटिस. और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चा कितना, आप देखोगे कि नॉर्मल बच्चा जिस स्पीड से लैंग्वेज को ग्रास्प करता रहता है, द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड फॉल्स बिहाइंड. सो स्लोली द पेरेंट कम्स टू नो कि बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज सम और द अदर प्रॉब्लम. जी. सो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई भी साउंड है उस तरफ से वो लोकेशन पता नहीं चल पा रही है कि कहाँ से साउंड आ रही है, कैसी साउंड आ रही है, तो उसके रिस्पॉन्स से पता लग सकता है. जी. तो और उसी से इफेक्ट करते हैं ये डिफरेंट एरियाज. हाँ जी. सो वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द एरियाज स्टार्टिंग विद द बिहेवियरल. जो सबसे पहला है, जिसको देखकर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की क्लासरूम सिचुएशन में, विच यू कैन नोटिस. सो द फर्स्ट इज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. We see generally lack of attention, uses gestures, turns or cocks head, acts out and difficulty in following instructions. So जैसे मैंने बात कही कि hearing impairment को आप ऐसे देख कर नहीं पहचान सकते हैं.
So classroom situation में when a child is sitting in the classroom and he has hearing impairment and the teacher is not aware of it, so the first thing she'll notice is that the child is not attentive to whatever she is saying, to her instructions. तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा या उसमें लैक ऑफ अटेंशन है. कई बार हम उसे ADHD चाइल्ड बोलकर भी लेबल कर देते हैं जी. ओके क्योंकि बट द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट दैट द चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव, इट्स बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, देयरफॉर ही इज नॉट अटेंडिंग. इफ द टीचर, मान लीजिए क्लासरूम में टीचर कुछ बात कह रही है या शी टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड एंड शी इज राइटिंग समथिंग एंड शी एक्सपेक्ट्स द चिल्ड्रन टू कॉपी इट, but since the child did not hear, my hearing impaired child did not hear what the teacher is saying, so he will not copy. और टीचर क्या सोचेगी कि ये बच्चा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है जी. Okay, so many a times we label the hearing impaired child as ADHD child. So this is one of the prime most characteristics which we see in a hearing impaired child sitting in the classroom. Second is for the sounds or for the stimulation, he'll always turn his head. जैसे क्लास में पीछे की बेंच से कोई लड़का कुछ कह रहा है या टीचर बहुत पीछे से कुछ कह रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो द चाइल्ड विल ऑलवेज टर्न हिज हेड टुवर्ड्स द स्पीकर. ओके, जनरली व्हाट द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड डज इज बिकॉज ही इज नॉट एबल टू हियर, ही ट्राइज टू लिप रीड. सो लिप रीड करने के लिए आवश्यक है कि आप स्पीकर के चेहरे को देखें, उनके लिप मूवमेंट्स को देखें, तभी वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि स्पीकर बोलना क्या चाहते हैं. हाँ जी. तो इसलिए बच्चा क्या करता है, ऑलवेज ही टर्न्स हिज हेड्स और कॉक्स हिज हेड्स टुवर्ड्स द स्पीकर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच इज सीन इन द बिहेवियरल एस्पेक्ट. द थर्ड थिंग इज ही यूजेस जेस्चर्स. आप देखेंगे क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा है, जो बैठा हुआ है, ही जनरली टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज ही मोस्टली यूजेस जेस्चर्स. अगर उसे सिंपल एक चीज कहनी है कि मुझे पानी पीने जाना है, तो चूंकि वो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हिज लैंग्वेज इज नॉट एज अप्रोप्रिएट, सो व्हाट ही विल डू, द इजियर ऑप्शन इज ही सम और द अदर वे ही विल मेक अ साइन ऑफ पानी पीना है, ऐसा कुछ साइन करके, बिकॉज हिज ऑब्जेक्टिव इज सॉल्व. उसे पता है कि मैं ये साइन करूंगा, द सामने वाला जो टीचर बैठा है या जो बच्चा है वो समझ जाएगा. सो जनरली व्हाट ही डज, ही यूजेस जेस्चर्स. Most of his to communicate his ideas, he'll mostly use gestures. मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने अकॉर्डिंग उसने जेस्चर्स कुछ बना लिए, कुछ साइंस बना लिए. हाँ जी. And the fourth thing is he acts out. This is also related, somewhat similar to gestures. Like he'll always to say something. For example, घर पर आज हो सकता है, या फिर वो जब स्कूल आ रहा था तो उसने देखा कि 2 बस टकरा गई. नाउ व्हेन ही कम्स टू द क्लास, जैसा कि बाकी नॉर्मल बच्चे करते हैं, अगर उनने कुछ देखा है, घर पर कुछ हुआ है या रास्ते में उनने कुछ घटना देखी है, तो दे आर वेरी ईगर टू कम एंड टेल टू द टीचर कि ऐसा ऐसा हुआ. नाउ दिस हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज आल्सो ईगर टू टेल द इंसिडेंट, टू नरेट द इंसिडेंट, लेकिन उसके पास क्या है, शब्दों की कमी है, उसके पास भाषा की कमी है. तो व्हाट ही डज, ही एक्ट्स आउट द सिचुएशन एंड दे आर वेरी गुड एट एक्टिंग. दे कैन वेरी efficiently act out whatever they want to say. So वो आएगा और वो टीचर के सामने he'll act out the entire thing कि while he is coming from this house to the school in between उसने क्या देखा explain कर देगा. हाँ जी, he'll act it out. जी. So we see कि the hearing impaired children mostly they act out. The last behavioral characteristic is difficulty in following instructions. Now whatever instructions is being given to him, he finds it difficult to follow. This is also linked to the same cause that he is not able to hear. चूंकि वो सुन नहीं पा रहा है और टीचर ने एक साथ 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अपनी कॉपी खोलिए, पेज नंबर 313 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए. नाउ सो मेनी इंस्ट्रक्शंस टुगेदर एंड ही इज नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट द टीचर सेड. उसे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो ही सिट्स आइडल, उसे कुछ भी नहीं समझ, या तो वो इमिटेट करेगा, देखेगा बाजू वाला क्या कर रहा है, कौन सा पेज खोल रहा है, तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हाटएवर द टीचर गिव्स. सो क्लास में अगर आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं, सो इंक्लूसिव एजुकेशन में कई सामान्य बच्चों के साथ यू विल फाइंड अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, एंड इफ यू नोटिस एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यू मस्ट गो फॉर इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन.
ये जैसे आपने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉइंट बताया कि डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत होती है कि टीचर ने क्या कहा उसको कैसे फॉलो करना है, तो इसका आईक्यू से क्या रिलेशनशिप है? इज देयर एनी रिलेशनशिप टू द आईक्यू की समझ नहीं पा रहा है, या उसका एनवायरमेंटल ऐसा है, या हियरिंग में प्रॉब्लम ज्यादा डोमिनेट करती है, मतलब विच इज द मेन फैक्टर? सी, IQ हैज नथिंग टू डू विद दिस, बिकॉज अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, द IQ इज फाइन, बिल्कुल परफेक्ट होता है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में. कई बार दे ऑल्सो आर जीनियस, they have higher IQ. The IQ is always normal or above normal, average. So this IQ has nothing to do with it. The difficulty which he faces in following the instructions is all because he can't receive the signals, because he is not, उसको इनपुट नहीं मिल Input पाता, नहीं मिल इसलिए रहा वो उस चीज का आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं दे पाता actually. So these were the behavioral characteristics. Now let us move further. Coming down to the psychological characteristics, we see the children suffer from shame, anger, guilt, embarrassment, depression, frustration, low self-esteem. Hearing impaired child की हम बात कर रहे हैं. Just imagine a situation when you have many things to say. हमारे मन के अंदर हर सेकेंड कितनी ही भावनाएं आती है जी, है ना. हम चाहते हैं हर उस भावना को एक्सप्रेस करे, किसी के साथ शेयर करे, बांटे. बट लुक एट आवर चाइल्ड, द चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. और ये जो बंध जाना, बहुत कुछ कहना है लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है जिससे कि हम उस बात को एक्सप्रेस कर सके, तो इस कारण कई बार दिस लीड्स टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, he is unable to communicate. वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर पा रहा है, और जब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा है, नेचुरली he becomes an isolated person. वो अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप अगर क्लास में बाकी बच्चे हैं जो किसी जोक को शेयर कर रहे हैं जी, okay, and our hearing impaired child is not able to understand the joke, so he automatically becomes isolated. He is thrown away from that group. और धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीजें मिलकर he develops many of the psychological problems, because this hearing impairment is not limited only to the language delay or problems in speech or problems in communication. This will further the problem, magnifies. धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है, क्योंकि लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा क्लास में नाउ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट पार लाइक हिज पीयर्स. उसके एकेडमिक अचीवमेंट में भी बहुत फर्क पड़ जाता है. तो दीज ऑल थिंग्स, द प्रॉब्लम इज द चाइल्ड इज एबल टू डू इट, वो कर सकता है, लेकिन ना सुनने की वजह से ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट विच ही माइट वुड हैव प्रोड्यूस्ड अगर उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं तो होता. उसका रिजल्ट जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, मतलब एक उसकी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से उसका जो आउटपुट है, जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी है, वो लिमिटेड हो जाती है. तो दिस ऑल क्रिएट्स मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, he always suffers from the feeling of shame. जी, okay, there are many instances in the classroom when you are asked to maybe recite a poem. बहुत बार हम जूनियर क्लासेस में देखते हैं कि बच्चों को सामने बुलाकर दे आर आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम और स्टैंड अप एंड रीड अ स्टोरी. ओके, बट आवर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, वो हमेशा अवॉइड करता है ऐसे सिचुएशंस को जहां पर उसे ओरल कुछ प्रेजेंटेशन देना हो. सो ही ऑलवेज ऐसी जगहों पर, ऐसे टाइम पर ही सफर्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ शेम कि मैं नहीं कर सकता हूँ. या फिर ऐसी भी कई बार बातें होती है कि जब वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसका स्पीच जो है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं. अगर आपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की स्पीच देखी होगी तो दैट स्पीच इज नॉट एट ऑल इंटेलिजिबल. ओके, जो सुनने वाले हैं उनको बहुत सारी बातें उनकी समझ में नहीं आती है. तो समझ में नहीं आती है तो मे बी द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, क्या कहा, फिर से बोलो. ऐसे कई बार बोलने के बाद बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि सामने वाला लिसनर जो है उसने कहा कि इसकी तो बात ही नहीं समझ में आती है, या कभी कुछ मजाक बना दिया. सो दिस ऑल क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ शेम इन द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड.
और इतनी बार रिपीट करने के बाद तो आई थिंक एक नॉर्मल बच्चा या नॉर्मल इंडिविजुअल भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरी बात सामने वाले को, लिसनर को समझ नहीं आ रही है. So this is one of the psychological problems he faces, or this is one of the characteristics. He always suffers from the feeling of shame. Second is anger and guilt. ये अपने feelings को express न कर पाना अपने आप में गुस्सा पैदा करता है. और guilt, उसे पता है कि उनके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के माँ बाप की तरह ही है. उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, है ना, he reaches to some level, but he knows that somewhere or the other he has the potential but he is not able to showcase it. So this also creates a feeling of guilt कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ. So this anger and guilt you will find in children with hearing impairment. The third is embarrassment. कई बार ऐसे बच्चे embarrassed हो जाते हैं ऐसे situations में when you ask them to speak, और maybe जैसे मैंने कि पहले example दिया that he speaks, or maybe he क्लास में स्टोरी टाइम चल रहा है and the teacher asks everyone to come in the center and narrate a story. When जब इस hearing impaired बच्चे का टर्न आता है, he goes to the center of the stage and he starts speaking. The children do not understand. Maybe children make fun of him and so the child is embarrassed. So this not only happens in the classroom. When he goes back to his home, he comes out in the playroom. There also वहाँ भी उसके जो साथ में खेलने वाले बच्चे हैं या घर पर सदस्य हैं, किसी भी सिचुएशन में, मतलब किसी हर सिचुएशन में he faces that embarrassment. He is always embarrassed. The next is depression. और इन सभी reasons के कारण at some point he becomes depressed. Okay. And everything creates a frustration in his life. मतलब he is confused with everything. He doesn't understand कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा मैं कैसे फुलफिल करूँ सबके expectations. So he is always in a frustrated kind of state. And one more thing which adds to it is communication problem. चूंकि वो अपनी बातों को express नहीं कर पाता है. कई बार ऐसा होता है कि टीचर क्लास में कुछ कह रही है या फिर कोई भी स्पीकर कुछ कह रहा है एंड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द आइडिया or the instruction, and in this case he is frustrated because there are so many stimulus coming together at the same time. The teacher is also speaking, the teacher is also maybe giving some gestures, okay, the teacher is also writing something on the blackboard, so he has to capture so many instructions at the same time, so many stimuli at the same time, so he becomes frustrated. And the last one is low self esteem. जाहिर सी बात है ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण he would have a very poor self concept. उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, उसको वो हमेशा एक हीन भावना का शिकार बना रहेगा. So he has a low self esteem. तो ये साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई कि बच्चे को अगर हियरिंग लॉस है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेम है, एंगर है, एम्बैरेसमेंट है, और फाइनली ये होता है कि बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस ना करने के कारण एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और सारी सिचुएशंस में वो ही फील्स वेरी शेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, तो फाइनली वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड ही थिंक्स कि अब उसको क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाले लिसनर उसकी बात क्यों नहीं समझ रहा है, तो सारा बहुत कंफ्यूज रहता है. इसलिए ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी. एंड दीज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल नॉट नोटिस जस्ट अपॉन simple observation. अगर आप क्लास में if you work in a classroom and you see a hearing impaired child, you will not come to know about his psychological problems until and unless you deal with him. जब तक आप उससे बात नहीं करोगे या you are a close maybe a caregiver to him or a friend, you will not come to know through which phase he is passing. जी. So the next characteristics we come upon is the speech characteristics, and this is very important and easily observable once a child starts communicating with you. So the speech characteristics are monotonous speech, poor speech intelligibility, voice errors, articulation errors, and suprasegmental errors. The first one is monotonous speech. Monotonous speech का मतलब है ऐसा speech जो
एक ही ताल या एक ही लय में चला जा रहा है। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, सो टू मेक आवर स्पीच एक्सप्रेसिव एंड एफिशिएंट, We talk in a different tones. yeah, we incorporate many, we incorporate many suprasegmental features. जी. Like sometimes जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, अरे वाह तुम कहाँ गए थे, है ना, so we have a raising voice. जी. And when we are sad, we have a falling voice. So these all are suprasegmental features. Sometimes there is a rhythm when we talk. When we recite a poem, there is a rhythm. Okay, so these are the suprasegmental features. But the child, since he is hearing impaired, he misses these suprasegmental features. Since उसने कभी सुनी ही नहीं है कि different tones में, different tones या ये सारी बातें उसके उसकी जो क्षमता है सुनने की, जो residual hearing है, he is not able to catch those suprasegmental features. So चूंकि सुना नहीं है, that is why he never uses them in his speech. So जब हम hearing impaired बच्चे की speech सुनते हैं या वो कुछ बोलता है, तो every time you feel there is a monotonous speech. Okay, so this is one of the characteristics, speech related characteristics of a hearing impaired child. The second characteristic is poor speech intelligibility. Now speech intelligibility is, when we speak, जब हम कोई बात करते हैं, when we communicate, there are two persons at two corner. One is the encoder, the other is the decoder. तो जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कोई सुनने वाला मौजूद है, तो सुनने वाला कितनी भली भांति से हमारे स्पीच को समझता है, that is called speech intelligibility. Okay, so that means our speech should be very clear, very efficient with all the suprasegmental features. Only then the listener would understand what we are trying to say, would understand our intention, would understand our emotion behind that sentence. So this is speech intelligibility. And generally we see that our hearing impaired children have a poor speech intelligibility. जी. जब वो कुछ बात करते हैं तो उसे ये लगता है कि वो अपनी बात को कह रहा है, लेकिन कई बार आर्टिकुलेशन एरर्स होते हैं. जैसे ब्लू को बिल्लू कहा. ओके, कई बार ऐसा हुआ कि लास्ट के जो साउंड्स हैं वो उसने मिस कर दिए. कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 वर्ड्स को उसने स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दिया और बहुत जल्दी, रेट ऑफ स्पीच बहुत जल्दी था. सो इन कारणों से जो सुनने वाला है उसे उसकी स्पीच समझ में नहीं आती है. क्योंकि फाइन, जैसे हमने बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, और ये कि बच्चा सुन नहीं पा रहा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो कम्युनिकेशन गैप है, और लिसनर्स को उसकी इंटेंशंस, उसकी इमोशंस, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसका मतलब एक्सप्रेशन क्या है, किसके लिए है, और वो किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है, वो क्लियर नहीं होगा. तो ऑफ कोर्स इंटेलिजिबिलिटी तो पुअर होगी. इमोशंस तो नो डाउट, प्लस वो क्या कह रहा है, दैट कंटेंट आल्सो यू कांट मेक आउट. कई बार ऐसा होता है जिन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की इंटेलिजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, उनकी भी बात सिर्फ उनके परिवारजनों को ही समझ में आती है. अगर कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर उनसे बात करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. इसका मतलब तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो मान लीजिए थोड़ा एक्सप्रेस करने लगे तो लिसनर को भी उतना ही ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो ठीक से उसकी बात को समझ सके. इसलिए ये कहा जाता है कि कई बार आप उस बच्चे के साथ रहते रहते you are acquainted with his speech, so that is why the family people, the family members, they understand at least maybe 40% of the speech, but a stranger doesn't. जैसे कि मैम हम स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में किस तरह के स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बाकी के बारे में डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे.
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स की इन हियरिंग लॉस। बिफोर फॉर दिस डिस्कशन मैं अपने व्यूअर्स को फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि वो हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511613। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन डिटेल। The next characteristic in the speech aspect is articulation errors and the voice errors. So articulation errors में जब वो कुछ sounds produce करते हैं उनमें वो क्या करते हैं, या तो कोई दूसरा sound add कर देते हैं या वो sound omit करके कोई दूसरा sound वहाँ पर लगा देते हैं। जैसे कि for example अगर हम कहें कि पेंसिल, तो स की जगह बहुत सारे बच्चे च कह देते हैं, पेंचिल या पेंचिल। तो दिस वाज लाइक ही डिड सब्स्टिट्यूशन, स की जगह उसने छ या च लगाया। सो ऐसे बहुत सारे एरर्स जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बात करता है उसकी स्पीच में, यू विल नोटिस दैट दीज आर द आर्टिकुलेशन एरर्स। कोई भी साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो दैट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। वो उच्चारण का एक निश्चित स्थान होता है और किस तरीके से आप वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो निश्चित होता है। तो जब ये बच्चे बात करते हैं, सिंस दे गेट वेरी लेस ऑडिटरी फीडबैक, दे डोंट गेट द फीडबैक, वो क्या बोल रहे हैं वो उस खुद सुन नहीं पा रहे हैं कि वो स की जगह उसने च कहा है, तो ही इज नॉट गेटिंग दैट फीडबैक एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूज टू प्रोनाउंस द रॉन्ग साउंड। सो एज ए आर्टिकुलेशन के एरर्स हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के स्पीच में आपको दिखेंगे। द नेक्स्ट इज वॉइस एरर्स। वॉइस में हम बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसे कि पिच हो गया, इंटेंसिटी हो गई। पिच में लाइक वी हैव हाई पिच एंड लो पिच। सो जनरली आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में देखोगे कि दे स्पीक इन अ वेरी हाई पिच or a very low pitch. Generally you will find it they'll speak in high pitch. So they are not able to monitor their voice. They are not able to adjust their voice. सेल्फ फीडबैक होता ही नहीं है तो इसलिए उनको जज नहीं कर पाते कि किस नॉर्मल पिच में उनको बात करनी है। हाँ जी, या तो बहुत श्रिल आवाज में बात करेंगे या बहुत मोटे आवाज में बात करेंगे जी। एंड रिपीटेडली इफ यू टेल देम कि नो दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग, स्पीक इन दिस वे, since they don't get that auditory feedback they are not able to correct it. So their voice में you'll find, और या फिर कभी बहुत जोर से बात करेंगे। एक जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल आवाज में हम बात करते हैं जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, सो दे विल नॉट स्पीक इन दैट नॉर्मल टोन। दे या तो बहुत जोर से बात करेंगे या बहुत धीरे बात करेंगे। इन सब के अलावा कई बार हम देखते हैं कि दे हैव प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है। तो जब हम वो कुछ उच्चारण करते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा हवा निकालते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम जब हम बोलते हैं, ऐसे साउंड्स होते हैं व्हेन वी स्पीक, सो अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड आउट। बट ये बच्चे जब अब ये बोलते हैं, जनरली इनके सारे साउंड्स में यू विल फाइंड दैट वो हवा, मुंह से हवा ज़्यादा निकालते हैं। सो दिस मेक्स द लिसनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है ये समझ पाना। सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन देयर वॉइस, लाइक दे हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दे हैव ड्यूरेशन प्रॉब्लम जी। किस तरह से हमें बात करनी है, कितने ड्यूरेशन पे कैसे साउंड्स को प्लेस करना है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। देन पिच में प्रॉब्लम, लाउडनेस में प्रॉब्लम। So there are various problems in their voice and these are called as voice errors. जी, जैसे कि आपने बताया कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब मेनली यही है कि
इंटेलिजेंट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लाउडनेस का होता है, पिच का होता है, और आर्टिकुलेशन एरर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे को फीडबैक नहीं मिल पाता, और साथ के साथ वो जज नहीं कर पाता कि वेदर ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ राइट और नॉट। मतलब एक्सप्रेस करने की बात नहीं है, ही इज एबल टू एक्सप्रेस, ही यू नो वट एवर वोकेबुलरी ही हैज, ही मैनेजेस टू टेल, बट द प्रॉब्लम इज विद ऑल दीज एरर्स कंबाइंड, the listener is not able to decipher the meaning, he is not able to understand what the speaker is trying to say. So the last characteristics in the speech aspect is suprasegmental errors. As we have already discussed, suprasegmental matlab जिसमें हम we have like intonation, pause, rhythm, emphasis. हम बात करते हैं जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो we want to stress on a particular point. For example, if I want to say I am wearing a red shirt, so I emphasize on the word red to make people understand that I am emphasizing on the color what I am wearing. But this is a very valuable thing in your speech. Until unless you put emphasis on the word red, the listener is not able to understand what are you trying to say. You could have also said कि I am wearing a green saree, but you want the listener to understand that I am emphasizing on the red color. So this is, ये जो फाइनर एस्पेक्ट्स होते हैं इनको हम सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स कहते हैं स्पीच के। कई बार ऐसा होता है जिस रेट से आप बोल रहे हो, जिस पॉज हम पॉज देते हैं, जैसे एक बहुत फेमस सा है कि रोको मत जाने दो, ओके, एंड इफ यू चेंज इंटरचेंज, ओके, रोको एंड इफ यू पुट अ पॉज आफ्टर दिस एंड देन से मत जाने दो, सो द एंटायर मीनिंग चेंजेस. So these are very important aspects in a speech which a hearing impaired child misses out. Then we talk about the rhythm. वो कुछ poem recite करते हैं, they don't understand the rhythm inside the poem. जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. It has a particular rhythm which makes the poem very interesting and expressive. And if you miss out this rhythm, it becomes a very monotonous kind of thing. That we have already discussed कि monotonous speech mostly characteristics होता है इसमें. हाँ जी. So ये जो suprasegmental features हैं that are missing from a hearing impaired child speech. जी. Next we come to the language characteristics. Now under language, the first characteristic is delayed receptive and expressive language. The child has a limited vocabulary which mainly comprises of nouns and verbs, uses and learns concrete words easily than abstract ones, difficulty in using function words like an, are, a, the, etc. Mostly uses and understands simple sentences, difficulty comprehending words with multiple meanings, and misunderstanding and misuse of tenses, plurals, subject and object organization. Now starting with the first characteristic, it is expressive and receptive language which is delayed. Both are delayed. Normal तरीके से जब एक बच्चा बड़ा होता है, a child without any impairment or disability, you know, his language develops at a age appropriate manner. जैसे कि अगर 3 साल का बच्चा है तो उसकी वोकैबुलरी इतनी, उसके शब्दकोश में मान लीजिए कि 3000 शब्द उस बच्चे को पता होते हैं. लेकिन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में दैट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्लस रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पाना या ग्रहण कर पाना. जैसे मैं अगर उससे बात कर रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, तो इज ही एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इज ही एबल टू ग्रास्प, इज ही एबल टू रिसीव द मीनिंग, सो दैट इज रिसेप्टिव. एंड when he tries to express something, is he able to express it as he is feeling? So that is expressive language. So we see कि both receptive language और expressive language delayed होते हैं. There is and the gap continually increases. जब hearing impaired बच्चा 2 साल का है and a normal child of 2 years, you see a gap between the receptive language, and as the child grows up, the gap widens and widens if we don't use correct intervention measures. क्योंकि बेसिकली अगर हम नॉर्मल बच्चों के माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो उनमें रिसीविंग अच्छी होती है, इमिटेशन होती है,
और आई थिंक एफर्ट्स थोड़े कम डालने होते हैं रादर देन की जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, क्योंकि हमें उसे इनपुट ज़्यादा देना होगा, उसको ज़्यादा समझाना होगा हर सिचुएशन के बारे में कि उसको कैसे वो वर्कआउट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है. तो so there is a difference between this. Yeah, that is intervention. If you provide him with the right kind of intervention, then the gap, the widened gap, you can make that gap narrower day by day. But without intervention, this is a characteristic which you'll find in a hearing impaired child, that is language, both expressive and receptive, falls far below than the normal child. So it's like कि गैप हम कम करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी. It is very important that you provide him with the right kind of aid, hearing aid. जी. If your objective is to make the child learn oral language. ये जैसे आपने बात की अर्ली इंटरवेंशन की और डिपेंड्स की हियरिंग एड हम करेक्ट एज पे और जल्दी प्रोवाइड कर दें, तो इसके कुछ वैल्यूज होती होंगी कि जैसे बच्चे को कितना हियरिंग लॉस है, बच्चा कितने लेवल पे, बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है या माइल्ड है, या मतलब डिपेंड करता है इस पे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को इंटरवेंशन देंगे. या बिल्कुल, जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस में, उसमें वन ऑफ द पैरामीटर्स इज डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. सो विल बी डिस्कसिंग दैट कि उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम उसे हियरिंग एड दें. जी. Now coming to the next characteristic is limited vocabulary, which comprises mainly of nouns and verbs. शब्दकोश जो hearing impaired बच्चे का होता है वो बहुत limited होता है. मतलब he'll be, maybe London would not be a very easy word in his vocabulary. He must be knowing the words like which he sees immediately, like table, chair. ये कुछ शब्द उसकी vocabulary में होंगे age appropriately. But नॉर्मल बच्चों का शब्दकोश जो होता है वो 5 साल तक की उम्र में हम देखते हैं कि हर साल इट इंक्रीजेस एट ए ट्रिमेंडस रेट. बहुत सारी नए ऑब्जेक्ट्स वो देखता है, वो फील करता है, नहीं दैट वर्ड इज इंक्लूडेड इन हिज वोकैबुलरी. बट अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, he faces problem, he faces challenges in this vocabulary. So his vocabulary is very limited and it mainly comprises of nouns and verbs. You'll never find he rarely uses prepositions, adjectives and all those. Now next is uses and learns concrete words easily than abstract ones. Now as I said, जो मूर्त चीजें हैं जी, जो कि बच्चा छू कर फील कर सकता है, ऐसे वर्ड्स को द चाइल्ड understands them very easily and it is included in their vocabulary. He learns it and he uses them. For example, if he is able to touch and feel this table, when he says something he will use the word table. But then something like emotions like anger, jealousy, these all things are abstract words, so you will rarely find these words used in his sentences. जी. तो मैम जैसे कि आप लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं और उसमें हमने देखा कि जो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में, उसमें हमने एक्सपर्ट ने हमारे डिटेल में बताया कि डिपेंड्स कि कौन से लेवल का उसको हियरिंग लॉस है. इसके बारे में डिटेल हम एक करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा है, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा है. लेकिन इसके एक्सप्रेशन में, रिसीविंग में, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, इन सब में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. Now the next characteristic is he uses difficulty in using function words like a and the are. जी. अगर आप एक hearing impaired बच्चे के साथ conversation करें, so you will see कि whenever he uses sentences, it mainly comprises of nouns and verbs. जी. Like he'll say I go, mother cry. Okay, so it is like mother is noun and cry is verb. So he'll rarely use conjunctions like and, because, and, or he'll rarely use prepositions because nouns and verbs are the concrete things. Nouns कोई भी चीज उसने देखा हुआ है, place maybe he has gone to that place, and verbs he can easily see, रोना, खाना, पीना, these all things he does and he sees. So when he uses sentences, he uses only the nouns and the verbs. So he misses out, like I said, the functional words, function words like a and the are.
And as you all know, that these function words are very important. When we use sentences, when we converse, these function words, when you use these function words, the sentence becomes complete जी. and the meaning of the sentence is enhanced. More expressive. Yeah. It's like. The next is he mostly uses and understands simple sentences. Simple sentences like the sentences I go to the market. The sentences which do not have conjunction, which do not have passive forms or indirect speech. So these are the simple sentences. So the hearing impaired children, they use and they learn simple sentences faster and easily. जी. Rarely you will find children with hearing impairment using complex or compound sentences. The next characteristic is difficulty comprehending words with multiple meanings. Now words with multiple meanings is another challenge for hearing impaired children. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, शब्द है दैनिक. दैनिक शब्द का अर्थ क्या है? दिन या रोजाना. अब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को एक शब्द का मतलब या अर्थ समझने में काफ़ी टाइम लगता है एंड ही हैज़ टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस. नाउ देयर आर मेनी वर्ड्स विच हैव अ मल्टीपल मीनिंग. जैसे दैनिक शब्द का अगर हम इस्तेमाल करें तो देयर इज़ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड दैनिक भास्कर. जी. है ना. तो जब ये बच्चा कोई अगर उसे कहता है कि इस पेपर का नाम दैनिक भास्कर है, ना ही विल फेल टू एसोसिएट द मीनिंग, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा. उसने जो दैनिक शब्द का मतलब समझा है, पर्टिकुलर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको पता है. मतलब जैसे कि एक हम बात करते हैं आइसोलेशन एंड जनरलाइजेशन की, तो ये कि अलग अलग सिचुएशन में अगर उस बच्चा वो उस चीज़ को लिंक नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, सो इट्स लाइक कि वो जनरलाइज नहीं कर पा रहे उसको. बिल्कुल. मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके मल्टीपल मीनिंग्स है. आपने आइसोलेशन और जनरलाइजेशन की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी कि आइसोलेशन में वर्ड्स यूज करना और उसको एक जनरलाइज्ड वे में यूज करना, इसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होती है. What we are talking about is words with multiple meanings. For example, the word bank. Bank is a place where we deposit money, but bank has another meaning too. It is the edge of the river. जी. So बच्चे को पता है कि उसने बैंक देखा है, he knows, वो कई बार अपने माँ बाप के साथ गया है बैंक, so he has understood the meaning of bank. But now when he reads a story and there he finds the word bank, and it's written the child was sitting, across the bank. He was very sad. So he finds it very difficult to associate the meaning. जी. Now when you tell him, no, this bank means the edge of the river. So this becomes very difficult for the child to associate and understand that this word has a different meaning too. क्योंकि एक ही वर्ड का दो अलग सिचुएशन में दो अलग मीनिंग है. दो अलग अर्थ हैं. जी. So he finds it difficult to understand words with multiple meanings. And the last characteristic is misunderstanding and misuse of tenses, plurals, subject and object organizations. When a hearing impaired child, converses with his family, with his friends, he misses the word endings. हम बात करते हैं like when I say dogs, the last word I meant there are more than one dog. But the last word S, the last sound S, he misses the sound. Even after using good hearing aids also, generally the hearing impaired children miss out the word endings. So since they don't listen or they don't hear the word endings, therefore when they explain or when they converse, they don't use those word endings. So they have problems with plurals, with tenses, like he said, the child go to the market. He didn't add es, goes. जी. Because he has never heard, he missed out that es part. When he had a conversation with his mother and his mother used the word goes, he missed out the es. So now when he is speaking, he never used that word. So he has problems with plurals, tenses, and one of the major problems is subject and object organization. For example, in every language you will find there is a definite pattern of using sentences, of using the subject and object combination. So our hearing impaired children face challenges in using sentences with proper structure. So it's like organization में उनको प्रॉब्लम आती है. तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस सेंस में उनका
सेंटेंस फॉर्मेशन में या किसी सिचुएशन को हैंडल करने में इन व्हाट टर्म्स? नो, दिस इज सेंटेंस फॉर्मेशन में. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि जैसे हर लैंग्वेज में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदी की बात करें तो राम आम खाता है. राम इज नाउन, आम इज ऑब्जेक्ट एंड खाता है इज वर्ब. तो यहाँ ऑर्डर क्या था? पहले नाउन, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. बट इंग्लिश में व्हेन वी टॉक, सो इट्स लाइक राम ईट्स अ मैंगो. So the subject is in the same place, but the verb comes in between. So Ram eats a mango. The object goes to the last. Sequence change. Yeah. The organization changes in different languages. So our hearing impaired child finds it difficult when they express something. You will find there are many errors in organization. सो जैसे कि बेसिकली वही एक पॉइंट आ जाता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पुअर स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो हमने एक पहले एस्पेक्ट में बात करा था, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं एरर्स की वजह से, आर्टिकुलेशन एरर, सुपर सेगमेंटल एस्पेक्ट्स की वजह से मोनोटोनस स्पीच हो जाती है. और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से लिंक है. अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की उसमें हमने देखा कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरी फैक्टर इज लिंक टू वन ऑफ द अदर फैक्टर, क्योंकि अगर एक फैक्टर इफेक्ट होता है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली उससे लिंक्ड अप होता है, तो बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. बिल्कुल. नाउ वी मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. जी. संप्रेषण से लिंक्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको जब बच्चा आपके साथ बातचीत करता है, देन यू विल फाइंड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड स्टैंड्स अपार्ट. कुछ ऐसी बातें होती हैं उनके कम्युनिकेशन करने के वे में या वट एवर दे कन्वर्स, यू विल definitely come to a conclusion that this child may be having a problem with his hearing ability. So these are the communication characteristics. The first one is he mostly uses gestures for communication, depends on lip reading for understanding the information, and uses body language and facial expressions for communicating ideas. ये पॉइंट हमने पिछले एस्पेक्ट में भी कवर अप किया था कि जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बात करता है तो व्हाट ही डज, वो छुपाने की कोशिश करता है. सिंस ही इज नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू हिज ऑडिटरी सेंस, सो ही कंपनसेट्स दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू हिज विजुअल सेंस. तो जो चीज उसके अंदर है वो उसके अंदर जो टैलेंट है या उसके अंदर जो सेंस ऑर्गन इज वर्किंग, वो उस सेंस ऑर्गन से अपनी ऑडिटरी सेंस ऑर्गन की अक्षमता को कवर करने की कोशिश करता है. क्योंकि वो हियरिंग स्टिमुलस तो उसको रिसीव नहीं हो रहा ठीक से, तो द चाइल्ड इज यूजिंग द विजुअल स्टिमुलस फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, for getting the information as well as expressing the information. So you will find जब भी एक hearing impaired बच्चा बातचीत करता है तो he generally uses gestures. Maybe he'll use one or two words, mostly nouns, and rest he'll do with gestures. He depends on lip reading for understanding the communication or understanding the information. He'll always look at you, at your face. अगर आप उसके पीछे खड़े होकर बात करते हैं तो he'll seldom get whatever you're speaking. उसको समझ ही नहीं आएगा कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है. So many a times हम बात करते हैं, जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण करने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं. When you communicate with a person, there are many things like turn taking behavior. Like पहले किसी ने कही तो you have to wait for that person to complete his sentence. Or maybe the person is explaining something, you just can't cut in and और अपनी बात रख दिया, ऐसा नहीं है. तो संप्रेषण जब हम करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं. एंड देन देयर इज वन मोर थिंग दैट you don't look into the face and like for getting the information. You'll find a hearing impaired child when he is communicating with you, his whole attention is on your lip movements, and these basic things which are called communication etiquettes, they don't understand them. They can cut in between and start their own thing, so they'll not wait for you to complete your sentence. जी. तो इस तरह के कुछ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में
जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मेनली दे फोकस ऑन टू द लिप रीडिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिसीव द हियरिंग स्टिमुलस, जिसको हम कहेंगे कि जो बच्चा है वो ठीक से सुन नहीं पाता, इसलिए वो विजुअल स्टिमुलस देखने के साथ साथ वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा सेंस ऑर्गन को यूज़ करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी गुड। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है।
ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और अभी तक हमने बात करी थी लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बच्चा लिप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है विजुअल स्टिमुलस के थ्रू, क्योंकि हियरिंग उसकी अफेक्टेड है तो सुनने की क्षमता उसकी इतनी डेवलप नहीं है, इतनी विकसित नहीं है कि वो सुन के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके और समझ सके। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं डिटेल में हमारे एक्सपर्ट के साथ। So having discussed all the other areas, now we come down to literacy related characteristics. Now this literacy related characteristic is very important when we are seeing the academic achievement of children. Ultimately, we have to make them literate, and literacy, as you all know, comprises of reading, writing and arithmetic. So because of delayed language, because of less vocabulary and their improper understanding about sentence organization and all, these all things are reflected when they start reading and writing. So you'll find a number of errors which they do while they are reading or writing. So this is a very important area where we special educators need to focus on, because from here, if you give them proper intervention, the strategies, how to make them read properly, how to make them write properly, then this gap or this lacunae of academic achievement can be overcome. So let us now see about the reading characteristics. Under reading, we have poor comprehension, which is better in context than in isolation. Then we have problem in deciphering the meanings of figurative language like metaphors, simile, etc. Confused with complex question forms, and they read words in isolation. Dealing with the first point, that is poor comprehension, better in context than in isolation. What does reading mean? When you read something, it is just not pronouncing the words or emitting out the sounds. When you read a sentence, a man is digging a hole. You read this sentence, a man is digging a hole. Instantly there's a picture in your mind. You see a man digging a hole. That picture is created. So reading is just not pronouncing the words, it is deciphering the meaning too. Simultaneously you keep reading and then simultaneously you decipher the meaning. जी अब हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का चूंकि लैंग्वेज अंडर डेवलप्ड है, वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड of class 2 or 3 reads this sentence, a man is digging a hole, he will miss out the meaning of the sentence. Okay, the meaning is better if you give them the words in isolation. For example, you write a word man and you ask him the meaning, he'll be able to tell you. But when he is reading that sentence, a man is digging a hole, he is not able to comprehend the message in the sentence, inherent in the sentence. He is not able to decipher, he is not able to link that a man is digging a hole, and he is not able to make that mental picture what normal peers or the normal children do. So we see that they understand words in isolation, but when you're using the words in some context, they are not able to do it. Second is problem in deciphering the meanings of figurative language. हम जब बात करते हैं, many a times our language is a beautiful thing. It's a instrument by which you can express your ideas. So you use jokes, आप मुहावरे यूज करते हैं, लोकोक्तियाँ यूज करते हैं. In English we use metaphors, simile, but for our children this is very difficult for them to understand. Figurative language जो है वो उनकी समझ में
बहुत कम आता है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस यू टेल देम, दे रीड एंड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. बट अगर आपने उससे कहा कि जैसे कोई मुहावरा ले लीजिए, ठीक है, जैसे लोहे के चने चबाना. नाउ ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग लोहे के चने चबाना, क्योंकि ये जो मुहावरा हमने यूज किया है, ये इसका मतलब जो है वो कुछ अलग होता है. इफ यू गो बाय, या अंडरलाइन मीनिंग इज डिफरेंट. इफ यू गो बाय द वर्ड्स लोहे के चने चबाना, देन यू विल नॉट कम टू द डिजायर्ड रिजल्ट. सो देयरफॉर children with hearing impairment, they have problems in deciphering the figurative language. जी. Third thing is confused with complex question forms. Question forms, if you ask them a straight question, no, how did the police catch the thief? They'll understand it. They'll try to understand it. But if you ask them, if you convert this sentence, how was the thief caught? And then, there is a blank face. They'll not be able to answer it. They'll not be able to understand what the question meant. So they have problems with complex question forms. So when you're dealing with children with hearing impairment, these characteristics are important, because when you're dealing with them, you need to understand the problem area. Until and unless you understand the problem area, जब तक आपको यही नहीं पता है कि बच्चे को प्रॉब्लम किस चीज में है. आपने उसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया, आपने क्वेश्चन दिया था हाउ वाज द थीफ कॉट, एंड द चाइल्ड डिड नॉट राइट एनी आंसर. व्हाट डिड यू थिंक? बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया है. लेकिन ये भी बात हो सकती है कि बच्चे को समझ में तो आया था, लेकिन ही हैड द प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन फॉर्म. सो यू नीड टू मॉडिफाई द क्वेश्चन फॉर्म, और मे बी यू नीड टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस हैज द सेम मीनिंग एज द प्रीवियस सेंटेंस. क्योंकि बच्चे को वैसे बेसिकली पता है कि क्या उसका आंसर होना चाहिए था, बट द लैंग्वेज form is being changed. Yeah. तो इसीलिए वो confused हो गया उसके लिए. Yeah. So this is one of the characteristics where the child is unable to produce answer when you use different question forms. जी. Another characteristic is read words in isolation. That is the same thing when they read a sentence, they don't read the sentence as a whole. हम जब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, okay, so there when you read a story, or you whatever kind of thing, you read a paragraph in social science, you read the first sentence, you go to the second sentence, third sentence, fourth sentence, and slowly and gradually you will see that you need to make a link between all the four sentences. Only then you can understand the meaning of the paragraph. So the children with hearing impairment, they read words in isolation. They are not able to make that connection between the sentences in a paragraph, and this is reflected in writing too. If you ask the child to describe a picture, they will describe the picture in isolation. We'll come to it when we discuss about writing, the characteristics of writing. So the hearing impaired children, they read words in isolation, and if you provide them with the context, they'll understand it better. But if you use the words in isolation, they find it difficult to understand them. क्योंकि उनकी फॉर्मेशन में मतलब एक करेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाती बच्चे की, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. राइटिंग में भी इसीलिए प्रॉब्लम होती है. हाँ जी, रीडिंग एंड राइटिंग आर interlinked. Okay, once you are not able to understand the meaning, you will not be able to produce that in a script. What I mentioned about the point was that isolation में words को पढ़ना और समझना. जब वो राइटिंग करते हैं, जब किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें होती है. जैसे कोई पिक्चर है, कोई परी किसी बच्चे को फूल दे रही है ना, उसके पीछे आप बहुत सारा कुछ मीनिंग आप बना सकते हैं. आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आप उसके पीछे एक एंटायर स्टोरी लिख सकते हैं, उसके पीछे क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा. बट आवर चिल्ड्रन, दे डेसिफर द मीनिंग इन आइसोलेशन. उनको क्या दिखेगा? एक परी, ब्लू कलर का ड्रेस, एक बच्चा, हाथ में फूल. They will not be able to उसको लिंक नहीं करके, they'll not be able to write. Maybe they'll understand it. Maybe they'll also have they have their own creativity. They'll be able to construct the story, but that will not be produced when they write. जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताया कि आइसोलेशन में वो अलग अलग करके पढ़ते हैं जी. एक प्रॉपर जो करेक्ट फॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते. बिल्कुल. So these are the characteristics which you'll see when a child starts reading.
and a child would start reading when he is maybe 6 or 7 years old. A child जी. starts reading. So before that, you will not be able to see these characteristics. Once the child starts reading, you will find these all characteristics, and then you can understand that the child must be having a problem in hearing. Now we move on to the characteristics of writing, in writing. So under this, the children with hearing impairment, they normally write short and they write simple sentences. Their sentences are more of a rigid and stereotype. They use fewer conjunctions, prepositions. They have errors of addition of unnecessary words, errors of omission, errors of substitution, errors of word order, spellings and punctuation marks, and they rarely use relative words like if, like, however, etc. Now when we discuss about writing, as we have already discussed, they are sentences. The sentences what hearing impaired children understand is mostly simple sentences, and when they write or when they express, when they communicate, they express, they communicate in simple sentences. When you see their writing, you will find hearing impaired children mostly use short sentences, which will mainly comprise, as I already said, it will be comprised of noun and a verb. Hardly you will find a hearing impaired child writing a long sentence. You know, long sentence with conjunctions in a passive form, in a indirect manner, you will hardly find. Their writing mostly comprises of short and simple sentences, and their sentences are very rigid and stereotype. Like अगर उनने एक तरह का सेंटेंस बनाना सीख लिया है, तो the entire text will be full of those kind of sentences. For example, if you ask him to describe a picture, he'll say, this is a cat, this is a pond, this is the sky. Same format. Yeah, the stereotypic sentences जी. you will find. One type of sentences, the same sentence will be reflected, he'll just change the noun or he'll just change the verb. So these are called rigid and stereotypic sentences. Along with that, as we have already discussed, they hardly use conjunctions and prepositions. For example, if a boy, maybe there's a boy in the class, he's hearing impaired and his name is Arun. So if he needs to say that this is his book, so what will he say? What will a normal child say? He'll say, this is my book. But in this case, the hearing impaired child, he doesn't know how to use prepositions or pronouns, so he'll say, this is Arun book. You must have noticed children with disabilities, you know, this is a common problem in many of the disabilities, that they don't use pronouns, they seldom use pronouns. So they जैसे कि say आपने this पहले is, बताया था कि बेसिकली मतलब ज्यादातर बच्चे nouns and verbs यूज करते हैं. They don't use prepositions and conjunctions more often. yeah. So this is Arun book instead of saying this is my book. Errors of addition of unnecessary words. Many a times you will see that they use unnecessary words which are not required for the sentence to be completed. They'll use that kind of words. For example, the child Ram is talking to me. Okay. Then we have errors of omission, where they omit some of the words. Like you will find a sentence where you do not have a preposition, where you do not have a and, birds flying sky. This is a sentence of a picture description. Now what he missed out in this sentence is are, in, the. So these three words he missed, he omitted these three words, and his sentence was birds flying sky. Then they have errors of substitution, where they substitute what word was required, they substitute it with some other word. Okay, like, you know, when you discuss about addition, errors of addition, what they will do is, this is bird crow. Crow is already a bird, you need not write it as bird crow. But since crow is a bird, for them what they did an unnecessary addition of the word bird. So they said the black bird crow.
Then we have errors of word order. We have discussed this, that they, somehow they don't follow the proper order. The verb would come from in the Like you have told in the organization में problem होती है yeah, sentence की. the subject, verb and object का जो organization होता है, they'll जी. tamper with it. Most of the times you will find it कि जैसे tampered. verb को change कर दिया object की जगह and object in place of the Yeah, verb. yeah. And then spellings and punctuation marks. Now this is very obvious because as we have discussed, their speech, they don't have the suprasegmental features. They don't put pauses, they don't emphasize on words, so that is reflected in writing. They'll not use comma, they forget to put exclamation marks. So these punctuation marks are missing when you see a writing script of a child with hearing impairment. And the spelling errors are quite obvious because I said they miss out some of the auditory cues since they are not able to receive all the signals. So hence, for example, a word called apple, maybe he did not hear the sound E. So naturally when he writes the spelling, he'll write APPL. He'll miss out the E. So the writing is full of grammatical and spelling errors. And finally, they rarely use relative words like if, like, however, etc. These words are used when you make a sentence, when you make a compound or mixed sentence. So hardly कॉम्बिनेशन हम करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, जब हम लिंक करते हैं तो इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं. yeah. So you'll rarely find the relative words in a child with hearing impairment script when he writes जी. something. There's an example like you can do it to understand the writing characteristics. You walk into your class, you put a picture, उनके सामने एक अच्छा रंगीन सा पिक्चर उनके सामने रखिए और बच्चों से बोलिए कि प्लीज डिस्क्राइब दिस पिक्चर, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन, एंड देन यू विल कम टू नो द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन, देयर लैंग्वेज, व्हाट लैग they are, how they are lacking from their normal friends, and the writing and reading errors you'll come to know. So then you can work upon how to improve them. तो मतलब जो भी एज अ स्पेशल एजुकेटर वर्क कर रहे हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चे के साथ देख के इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कोई कलरफुल पिक्चर लेके थोड़ी अच्छी सी जो बच्चे को अपील करे, उसमें वो देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन में, एक्सप्रेशन में, बोलने में इन वर्ड्स को लैक करता है, ये वर्ड्स यूज नहीं कर पाता है. अगर एक सिचुएशन को कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस हमें यूज करना है, उसको ज्वाइन करने में उसको किस तरह से दिक्कत होती है एक्सप्रेशन में, तो ऐसा हियरिंग लॉस के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है. Yeah. So we have done with the characteristics of hearing loss. जी. Now we move on to our next, part of our topic. जी. That is types of hearing loss. तो बेसिकली अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमारे व्यूअर्स ने जाना इन डिटेल कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग लॉस बच्चों में वो कौन कौन से होते हैं. हमने स्टार्टिंग से देखा कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और लिटरेसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि लिटरेसी में आता है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग, कैसे बच्चा पढ़ता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करता है, विद एग्जाम्पल्स हमारे एक्सपर्ट ने डिटेल में बताया. Now we are moving on to the second part of discussion of today's topic. It's the types of hearing loss. बच्चे को hearing loss किस किस तरह का होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे experts. Okay, now when we discuss types of hearing loss, we can classify hearing loss in many ways. बहुत तरीकों से आप hearing loss को classify कर सकते हैं. So it is based on 5 aspects. We have considered here 5 aspects. It's first of all, it is based on the degree, it is based on the age of onset, site of lesion, nature of hearing impairment and causes of hearing loss. These are the 5 aspects which we will cover in the ensuing discussion. First of all, let us start with the of onset. Hearing impairment बच्चे को कब हुआ, जैसा कि आप मुझसे पूछ रही थी इससे पहले कि पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा. जी. इंटरवेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट
कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड है. सो एज ऑफ ऑनसेट इज अ मेजर क्राइटेरिया बाय विच यू कैन क्लासिफाई हियरिंग लॉस. नाउ सम चिल्ड्रन यू विल फाइंड, कुछ बच्चे जन्म से बधिर होते हैं, दे आर हियरिंग इम्पेयर्ड बाय बर्थ. सो these children are said to have congenital hearing loss. So hearing loss can be divided on the basis of age of onset into two types. One is congenital and the second one is acquired. Congenital means by birth and acquired means after birth. By some or the other reason the child acquired hearing loss. Now the acquired hearing loss can further be subdivided into two categories. The first is prelingual and the second is postlingual. Now why we have divided the acquired hearing loss into prelingual and postlingual? Why? Because हमारे इतने डिस्कशंस से आपको समझ में आ गया होगा कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में जो मेजर प्रॉब्लम है, विच इज द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉब्लम, इज लैंग्वेज. और लैंग्वेज एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग to manage this language gap, this language development. It is very important because it is going to affect the other areas of his development. So to be able to provide proper intervention and अच्छी तरीके से हम इस लैंग्वेज के इशू को मैनेज कर सके, इसके लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि बच्चे में जो हियरिंग लॉस है वो लैंग्वेज एक्विजिशन के पहले हुआ या लैंग्वेज एक्विजिशन के बाद हुआ. नाउ हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्वायर करने का एक एज होता है, देयर इज अ एज आफ्टर 3 years द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्वायरिंग लैंग्वेज. ओके, सो अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट 3 साल के पहले हुआ है तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, तब तक नहीं होगी, बिकॉज इसके बाद जो उसका जो क्रिटिकल ईयर है, बिफोर 3 years अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, देन ही विल हार्डली गेट दैट अपॉर्चुनिटी, दैट एक्सपोजर टू द लैंग्वेज एंड ही विल हार्डली लर्न द लैंग्वेज. लेकिन अगर बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट, मान लीजिए 7 साल में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण बच्चा बधिर हो गया, देन ही हैज पास दैट लैंग्वेज एक्विजिशन फेज. इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे कि आपने बताया क्रिटिकल एज, 3 years से पहले अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड होता है तो लैंग्वेज इज नॉट एक्वायर्ड. लैंग्वेज तब तक बच्चे ने नहीं सीखी होती. लेकिन अगर बाद में किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है और तब वो लैंग्वेज सीख चुका होता है, तो there is a difference between the acquisition of the language. Yeah, there's a difference because then we term the child who has hearing impairment at a 7 years age, then we term him as postlingual hearing loss because he has passed that language acquisition phase. इस बच्चे को मैनेज करने की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी बिकॉज इसमें क्या है, इसमें बच्चा सीख चुका है, he has acquired, he has passed through that language acquisition phase. और 7 साल तक तो आप देखेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बच्चे काफी कुछ लैंग्वेज में दे कैन फुल्ली कॉन्वर्स विथ यू. उनके पास उतनी शब्दकोश और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशंस दे लर्न. क्योंकि आपने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि जो वोकैबुलरी होती है वो बच्चे की हर साल वो एज के साथ उनकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाती है और वो नए वर्ड्स एक्वायर करते हैं. बिल्कुल. सो अंडर एक्वायर्ड हियरिंग लॉस वी हैव गॉट 2 categories of hearing loss. That one is prelingual, which occurs in children when they have deafness before 3 years, and postlingual, the children who acquire hearing loss after 3 years are termed as postlingual hearing loss. तो जैसे कि ये हमने देखा कि एज ऑफ ऑनसेट के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है हियरिंग लॉस के बच्चों में. कुछ तो बच्चे बाय बर्थ हियरिंग लॉस होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं. एक्वायर्ड इन द सेंस कि उनका जन्म के बाद हियरिंग लॉस हुआ होता है. वो लैंग्वेज डेवलप होने के पहले भी हो सकता है और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद भी हो सकता है. आगे की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस हम एक छोटे से ब्रेक की बात करेंगे. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan.
best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ हियरिंग लॉस के बारे में, उनके टाइप्स, एज ऑफ ऑनसेट। तो अभी हमने बात की एज ऑफ ऑनसेट, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बर्थ से पहले, कॉन्जेनाइटल सिंस बर्थ एंड आफ्टर बर्थ कैसे हम हियरिंग लॉस हो सकता है एक इंडिविजुअल को, और इट डिपेंड्स कि लैंग्वेज एक्वायर करने से पहले हुआ। जैसे कि एक एज क्राइटेरिया बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि अगर 3 साल से पहले बच्चे को हियरिंग लॉस होता है तो इसका मतलब तब तक उसने लैंग्वेज एक्वायर नहीं करी है, और उसको हम टर्म करते हैं प्रीलिंगुअल। और इसी तरह से अगर 3 साल के बाद होता है किसी भी ट्रोमैटिक या एक्सीडेंट केस की वजह से, तो उसमें बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, कर चुका होता है,
तो उसकी जो इंटरवेंशन होती है वो अलग होती है, डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्टेज पे है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। So the first criteria of classifying hearing loss was age of onset. Now we move on to the next criteria and that is site of lesion. Site of lesion का मतलब है कि जो problem area है, everybody must have studied about the anatomy of human ear. So the ear is divided into mainly 3 sections, that is outer ear, middle ear and inner ear. तो इस पूरे ear में जो खराबी है या जो प्रॉब्लम है वो कौन से एरिया में है, उस पर वी हैव डिवाइडेड द लॉस इनटू 3 टाइप्स. सो दिस इज बेस्ड ऑन द साइट ऑफ लीजन. वी क्लासिफाई हियरिंग लॉस एज कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस. नाउ अगर हम ह्यूमन ईयर देखें तो वहां पर you'll get to see that the ear is divided into 3 areas as we have already said. Now conductive hearing loss, it occurs when the infection or the problem is in the outer ear and middle ear. Outer ear में जो कि ear canal है या हमारा पिन्ना है, and middle ear में as you all know there are 3 bones. So उनके कनेक्शन में या अगर ईयर कैनाल में कभी वैक्स जमा हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे केसेस में सुनाई कम देता है एंड वी टर्म इट एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. दिस कंडक्टिव हियरिंग लॉस इट कैन बी रिपेयर्ड. ये ऐसा लॉस है जिसको हम सर्जरी से या फिर वैक्स अगर आपने क्लीन कर दिया, इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर दिया एंटीबायोटिक्स देकर, सो यू कैन दिस इज अ रिवर्सिबल हियरिंग लॉस कि आप इसको बदल सकते हैं. अगेन द पावर ऑफ हियरिंग कैन बी रिटेन्ड. सो दिस इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हियरिंग लॉस, दैट वाज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. नाउ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इट अकर्स इन द इनर ईयर. और इनर ईयर में एज यू ऑल नो, इनर ईयर comprises of the cochlea. Along with it we have the auditory nerve or the 8th nerve which we say 8th cranial nerve. So अगर problem cochlea में है या auditory pathway में है, then we term it as to be sensory neural hearing loss. And this sensory neural hearing loss it can't be treated. इसको हम किसी तरह से भी आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. You can use hearing aids, you can use cochlear implant, but through surgery you can't चेंज इट. एज एन कंडक्टिव हियरिंग लॉस आप वैक्स निकाल कर सर्जरी करके आप उसको ठीक कर सकते थे, बट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को आप ठीक नहीं कर सकते हैं. सो द प्रॉब्लम एरिया इज द कॉक्लिया. कॉक्लिया में देर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर इट. कॉक्लिया में एज यू ऑल नो देयर इज अ फ्लूइड एंड देन वी हैव हेयर सेल्स एंड देन वी हैव द ऑडिटरी पाथवे. तो कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ी हो, देन दिस हियरिंग लॉस इज टर्म्ड एज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. And the third type of loss is mixed hearing loss. Now this mixed hearing loss occurs when there is a problem in the outer ear, middle ear as well as inner ear. When there is a problem in all the areas of the ear, we term it as mixed hearing loss. And this is easily identified, this is easily detected through audiogram. Pure tone audiometry के द्वारा आप जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्राफ ऑडियोग्राम देखकर दे कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई दैट द लॉस इज ऑफ विच टाइप. और हर टाइप के लॉस को मैनेज करने का या उनको हियरिंग, जैसा कि आप कह रही थी कि किस प्रकार का हियरिंग एड दिया जाए. सो चिल्ड्रन अफेक्टेड विद कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सो दे हैव वेरियस कैटेगरीज. द ऑडियोलॉजिस्ट नोज कि किस लॉस के लिए किस प्रकार का हियरिंग एड इज सुटेबल फॉर द child. So this classification is based on the site of lesion. मतलब जो इन्फेक्शन है या जो प्रॉब्लम है वो कान के किस भाग में है. तो जिस हिसाब से प्रॉब्लम है, बच्चे का जो कान का जो पार्ट इफेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर इंटरवेंशन और मैनेजमेंट प्लान किया जाता है. राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बेसिस एंड दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ हियरिंग लॉस. जो हियरिंग लॉस है उसकी प्रकृति कैसी है.
So under it we have sudden hearing loss and gradual and progressive, gradual, or it is also called as progressive hearing loss. Now sudden hearing loss, for example, अचानक से एक्सीडेंट हुआ या लाउड एक्सपोजर हुआ, बच्चे ने बहुत तेज, दिवाली के टाइम पे पटाखे हम जलाते हैं और बहुत तेज आवाज वाली कोई पटाखा बच्चे ने सुना और उसके कान के पर्दे में छेद हो गया, या he acquired a hearing loss. So this is called a sudden hearing loss, जो अचानक से होता है. We have another type which is called gradual hearing loss, जिसमें जो hearing loss है उसका जो intensity है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. You know, it is progressive in nature. बहुत सारे ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि ओल्ड एज में जैसे जैसे एज होती रहती है आपकी हियरिंग खराब से खराब होती रहती है. सो इन दिस केसेस बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिवली आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस एंड द अर्लियर वन वाज सडन हियरिंग लॉस. नाउ the main thing is, why do we classify hearing loss into various bases, by various bases? Because हमारा उद्देश्य क्या है कि हम hearing impaired people को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, उनको अच्छी तरह से इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके, एजुकेशनल मैनेजमेंट कर सके, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कर सके. सो टू मैनेज इन अ बेटर वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ हियरिंग लॉस, किस कारण से हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे हुआ. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड. सो जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हिज केस हिस्ट्री इज टेकन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि किसी भी जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो द डॉक्टर आस्क्स यू मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड कि पहले कैसा हुआ, पहले कैसा फील करते थे, कैसे हुआ. सो व्हेन अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट गोज, देयर पेरेंट्स आर आल्सो इंटरव्यूड. अ फुल केस हिस्ट्री फॉर्म इज फिल्ड अप कि जन्म के टाइम पर कुछ इन्फेक्शन हुआ या जन्म के बाद हुआ था. तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस के बाद जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज डन एंड देन यू कम टू नो द एग्जैक्ट व्हाट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज एंड अकॉर्डिंग टू इट यू प्रोवाइड हिम विद द करेक्ट हियरिंग एड. क्योंकि जो करंट कंडीशन है बच्चे की, उससे पहले जो भी कुछ हुआ, किस वजह से हुआ, रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए, ताकि एक उस चीज़ का कॉज फाइंड आउट किया जा सके कि बच्चे को ये आज जो प्रॉब्लम हुई है उसका रीज़न क्या है बेसिकली. तो तभी हम आगे फर्दर इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन. जी, क्योंकि अगर एम्पलीफिकेशन हियरिंग एड्स देने में आपने कहीं गलती कर दी विच डजंट सूट टू द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज, देन इट विल डू नो गुड टू हिम. बहुत सारे ऐसे केसेस में इवन अगर गलत हियरिंग एड बच्चे को दिया गया तो उसकी हियरिंग और भी वर्सन हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द रियल कॉज एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड हैज एंड देन प्रोवाइड हिम विद द करेक्ट एम्पलीफिकेशन. द लास्ट basis is, second last basis is degree of hearing loss. Now many a times, mostly हम देखते हैं जब हम किसी बच्चे को लेबल करते हैं hearing impairment, तो then we generally we write the degree, like he is mild, moderate, moderately severe. So there's a chart, there's a particular chart given for determining the degree of hearing loss. Normal, the ones with normal hearing fall in 0 to 25 decibels, means they are able to listen sounds which from 0 to 25 decibels के साउंड्स वो सुन सकते हैं. इतनी धीमी आवाज को भी वो सुन सकते हैं. उनके ऊपर तो सुन ही सकते हैं, 0 to 25 डेसिबल्स वाली आवाज को भी वो सुन सकते हैं. तो ऐसे इस रेंज में साउंड्स को जो सुन सकते हैं उन्हें हम नॉर्मल कहते हैं. नाउ द चिल्ड्रन और द पर्सन्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हु कैन हियर फ्रॉम 26 डेसिबल्स टू 40 डेसिबल्स, इसका मतलब है उनका थ्रेशोल्ड इज फ्रॉम 26 टू 40, मतलब 26 के नीचे के साउंड्स या उससे कम इंटेंसिटी के साउंड्स ये बच्चे नहीं सुन सकते हैं. ऐसे बच्चों को हम कहते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस. नाउ when we go to a high level like from 41 to 55 decibels में we label
children as moderate hearing loss because they can't perceive or listen to the sounds which are below 40 decibels, 41 decibels. Then moderately severe is 56 to 70 decibels, severe is 71 to 90 decibels, and profound cases are those who have their hearing thresholds above 91 decibels. So this is a very useful, criteria for determining the hearing loss, because based on this, the management is done. The educational management is done. You provide them with normal, appropriate hearing aids. अगर mild category, mild hearing impaired है और उसको आपने severe category का aid दे दिया, amplification device दे दिया, so then it makes no sense, because he was able to hear sounds from 26 to 40 decibels, but you raise the gain of the hearing aid. आपने उसको इतना, अब वो hearing aid लगाकर उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको आवाजें और ज्यादा तेज सुनाई दे रही है ना. मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, क्योंकि हम बहुत ऊंची आवाज जब सुनते हैं तो कई बार हमारे कान में दर्द होता है, दैट्स द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन. सो उसके अबव अगर आप साउंड्स देंगे तो द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल, ही विल हार्डली अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी ऑडियोलॉजिस्ट उसका सही तरीके से डिटेक्शन करे कि कौन से कैटेगरी में वो बच्चा फॉल कर रहा है, एंड देन प्रोवाइड हिम विद द अप्रोप्रिएट हियरिंग एड्स. क्योंकि अप्रोप्रिएटली हियरिंग एड अगर हम बच्चे को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जैसे कि आपने पहले बताया कि उसका कोई उसको यूज नहीं रहेगा, और हो सकता है कि जो उसकी रिमेनिंग हियरिंग है, जो उसकी बची हुई क्षमता है, वो वर्सन भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है. बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि माइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा था और आपने उसको सीवियर कैटेगरी का हियरिंग एड दे दिया, तो उसके कान के पर्दे फट सकते हैं, बिकॉज इतना लाउड नॉइज अगर उसके कान को मिला तो मे बी वो पहले वो माइल्ड था, नाउ कंडीशन और खराब हो सकती है. और हम ये देखते हैं कि ये जो वेरियस डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी ही बदलती रहती है. लाइक माइल्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चे को साउंड्स सुनाई तो दे रही हैं, अगर आप थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे बात करें देन दे आर एबल टू हियर एवरीथिंग. जी. सो ऐसे बच्चों को कॉन्वर्सेशन में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है. देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो एडिक्वेटली डेवलप्ड इफ यू provide them a little. I mean, when you speak to them or when you converse with them, just speak at a above average tone, and then they are able to listen everything. For these children, these mild category hearing impaired students can be very successfully included in a or integrated in an inclusive school. So you will hardly come to know, many a times you will not be able to even distinguish between a mild hearing impaired child and a normal child. जी. Now when we come to moderately hearing impaired, now their problems are a little more severe than the mild category individuals, because in moderately जो hearing loss वाले बच्चे होते हैं, ये काफी सारे sounds सुन पाते हैं, and some of the sounds they miss out. You will see the mild hearing impaired children, they mostly converse with you orally. They'll talk to you, they'll converse with you. But then moderately hearing impaired children, they start using some gestures. When we move from moderate to profound, we have moderately severe, severe and profound. As the degree increases, the complexity increases, the problems increases, their speech intelligibility worsen, their comprehension worsens, their reading and writing errors worsen. क्योंकि एक वो नॉर्मल लेवल से एक हायर लॉस ऑफ लेवल पे जा रहे हैं. अब प्रोफाउंड वाला हियरिंग लॉस का बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा इनपुट मैनेजमेंट देने की ज़रूरत है, रादर देन टू द माइल्ड और मॉडरेट. या सो बेस्ड ऑन दिस audiogram and this classification, you can very in a better way you can manage these children. अगर mild hearing impaired बच्चा है तो you can make them sit in the second or third row. But if it is a profound category child with hearing impairment or a severe category, then you need to make him sit in the first row, because he will wholly depend on lip reading. The mild category with proper
amplification device, he behaves just like a normal child. Like a normal child. He gets जी. all the inputs. It's now, but the profound and severe category individuals have to be, they depend more on the visual mode. So it depends. क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाएगा. Different हो जाएगा. जी. Now the last basis of classification is the cause of hearing loss. Now this is also very important कि जो loss हुआ वो किस कारण से हुआ. What was the cause of hearing loss? And that is why I mentioned कि when a child with hearing impairment comes along with his parent for evaluation and जी. assessment, तो the medical first thing, history लेना बहुत जरूरी the है. medical history, the case history is taken. There are many questions asked to the parents. जी. Okay, so that helps the the caregiver or the doctor to understand what was the reason behind his hearing loss, and on it depends the management, how you will manage the child. So there are three types of hearing loss under the cause of hearing loss. The first one is exogenous. Exogenous means something which is outside the body, a cause which did not occur inside the body, which was not inherent but it came from outside. For example, we have the prenatal causes, natal causes, postnatal causes and aging. Prenatal means जन्म के पहले. जन्म के पहले आपने सुना होगा कि माता को अगर कोई इन्फेक्शन था, किसी इन्फेक्शन के कारण जब बच्चा गर्भ में आया तो बच्चे को वो इन्फेक्शन पास ऑन हो गया. जी. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है. सो दैट इज अ प्रीनेटल कॉज बिकॉज द मदर हैड नेगेटिव ब्लड ग्रुप बिकॉज ऑफ विच द चाइल्ड हैड दिस प्रॉब्लम. So there are many causes. The prenatal causes are the ones which happen before the birth of the child. Okay. Now there may be other instances like if the mother is suffering from rubella. Rubella is a very serious disease. If a mother suffers from rubella, the child, there is 99% chance for the child to get affected by that rubella. क्योंकि वो इन्फेक्शन मदर से बच्चे को पास ऑन हो जाता है. सो दीज आर द प्रीनेटल कॉजेज. क्योंकि जन्म के पहले बच्चे में कुछ इन्फेक्शन या मदर में कुछ इन्फेक्शन के कारण अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो दोज आर कॉल्ड प्रीनेटल कॉजेज. नाउ नेटल कॉजेज आर द वंस कि जन्म के तुरंत बाद. ओके, जन्म के समय बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ. लाइक जन्म के समय ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बच्चे को न मिली हो जिसके कारण वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है. एंड देन पोस्टनेटल के आफ्टर, जन्म के बाद हो सकता है बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया हो. हम देखते हैं कई बार जॉन्डिस से बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं. नवजात शिशुओं को जॉन्डिस होता है या कोई भी इन्फेक्शन. तो ये जैसे कि आपने पहले बताया था, एक एक्वायर्ड जो रीजंस होते हैं, मतलब दैट कम्स अंडर द पोस्टनेटल, दैट कम्स अंडर द एक्सोजेनस कॉजेज. ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कॉजेज व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, व्हिच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इन्फेक्शंस या कुछ भी ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट इनसाइड द बॉडी बट व्हिच कम्स फ्रॉम आउटसाइड. एंड देन एजिंग, विद एज आल्सो you get hearing loss. So these all are termed under exogenous hearing loss. Now the second one is endogenous. जैसा कि exo मैंने बताया बॉडी के बाहर, so endo is बॉडी के within the body. So within the body कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसके कारण बच्चे को हियरिंग लॉस हो, and that is hereditary. हम जानते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो लिंक्ड टू जीन. सो कई बार ऐसे जीन में म्यूटेशंस हुए. फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पिता हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो बेटा हुआ वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड है, भाई है वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड है. सो इट रन्स इन फैमिलीज, सो इट इज लिंक्ड टू म्यूटेशंस इन जीन एंड ऑल. सो एंडोजेनस, we will say a child has got endogenous hearing loss if the loss is hereditary. And the third type of loss is idiopathic. Now idiopathic loss is termed are those hearing impairments which do not have a
known. You don't know what was the cause of the hearing loss. There are many instances when you don't come to know कि ये hearing loss क्यों हुआ. There was no prenatal, सब कुछ ठीक था, natal was okay, postnatal was okay, milestones were going Yeah. okay, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन exactly हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि बेसिकली रीजन क्या है हियरिंग लॉस. what was the reason for the hearing loss. So ऐसे hearing loss को हम idiopathic hearing loss करते हैं, which is due to some unknown pathology. तो ये जैसे कि आपने हियरिंग लॉस के बारे में बताया अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, और उसमें हमने जाना कि एज ऑफ ऑनसेट क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ कॉजेज क्या हैं, किस तरह का होता है, साइट ऑफ लेजन क्या है. उसमें हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर में जिस तरह की प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग की जाती है, और ये सब कुछ एक प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट और इसके बाद की जो इंटरवेंशन है वो भी एक प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस के अंदर ही करी जाती है प्रोग्रेस. जैसे कि मान लीजिए बच्चे का डिग्री ऑफ लॉस अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एक मैनेजमेंट प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हियरिंग एड दी जाती है. और जैसे कि आपने बताया एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हियरिंग एड हम बच्चे को देते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, द लेवल द चाइल्ड इज. हमने क्लासिफिकेशन देखी कि जैसे नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है. तो उसमें आपने बताया कि डेसिबल्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, तो हम कैटेगराइज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं कि हम बच्चे को आगे क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह की हियरिंग एड देनी चाहिए और उसके साथ कैसी ट्रेनिंग बच्चे को देनी चाहिए. मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी. इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हियरिंग लॉस हो सो वी गिव देम प्रॉपर एम्पलीफिकेशन. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डू नॉट वांट देयर चाइल्ड टू प्रोग्रेस ओरली. जी, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा, बिकॉज आप जानते हो चाहे कितना भी अच्छा आप हियरिंग एड बच्चे को दे दो, दैट इनहेरेंट problem in listening is there. Now with cochlear implants and all the scenario has changed, but still there are many parents who feel that their child should start their conversation, or their language development should be manual in a way. Manual language they should learn. तो ऐसे केसेस में भी it is important to understand what was the cause of hearing loss, डिग्री क्या है, और उसके अकॉर्डिंग लाइक प्रोफाउंड कैटेगरी के हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को आप हियरिंग एड्स, बहुत अच्छे हियरिंग एड्स भी बहुत कम फायदा ही पहुंचाती है ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनका लॉस बहुत ज्यादा होता है. So in those cases it's good if you start with manual language, with sign languages. So it will be better for the child to acquire language and communicate accordingly with his peers. जी मैम, जैसे कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, और आज का जो डिस्कशन था इट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द हियरिंग इम्पेयरमेंट. स्टार्टिंग हमने अपनी डिस्कशन से की कि बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है. हमारे एक्सपर्ट ने आज के टॉपिक में जो हमारे दो पार्ट्स थे, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा की टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, इन दोनों का हमने डिटेल में जाना कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट हो सकते हैं, और उसके भी डिफरेंट एरियाज थे जो हम बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं. और आई होप व्यूअर्स को सारे समझ आ गया होगा कि बीइंग एज अ पेरेंट, बीइंग एज अ स्पेशल एजुकेटर, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं या खुद स्टूडेंट हैं, तो वो जान सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हियरिंग लॉस कितने प्रकार की होती है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, किन किन एस्पेक्ट्स में, एरियाज में वो अफेक्ट करते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने दी. Thank you so much, ma'am, for giving all this information. That was all about the today's discussion. Thank you so much.